सचिवालय पर मीडिया पाबंदी का पत्रकारों ने किया विरोध। विरोध के बाद से हटी मीडिया कवरेज से पाबंदी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तेज बुखार। पानी के मुद्दे पर शाम 4 बजे जल बोर्ड की बैठक होगी उनके घर पर। दिल्ली में सिपाही विनोद कुमार के परिवार को मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया 1 करोड़ का मुआवजा। कल फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। 1 से 2 रुपए का हो सकता है इजाफा। डीजल भी हो सकता है 50 पैसे महंगा। कर्बन टेस्ट में भारत पर हार का खतरा। दूसरी पारी में भारत की आधी से अधिक टीम लौटी पवेलियन। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर पर जल बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के घर जल बोर्ड के अफसर पहुंच चुके हैं। केजरीवाल को पहले ये बैठक सचिवालय में करनी थी, लेकिन तेज बुखार के चलते ये बैठक शाम के लिए टाली गई, यानी 4 बजे के लिए। और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जल बोर्ड को लेकर जो बैठक होनी है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर होगी। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित उनके घर पर होगी। 700 लीटर मुफ्त पानी देने वाली योजना पर चर्चा के लिए यह बैठक हो रही है। बेहद अहम बैठक है। केजरीवाल सरकार का आज पहला वर्किंग डे है और ये एक बड़ी योजना का ऐलान आज संभव हो सकता है, जिसमें 700 लीटर मुफ्त पानी देने की योजना पर मोहर लग सकती है। केजरीवाल के घर दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के लिए तमाम अफसर पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अनीता चौधरी का, हमारी संवाददाता का। अनीता, दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के लिए तमाम अफसर वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। क्या चल रहा है अभी वहां पर? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ विजय कुमार के साथ तकरीबन 15। जी अनीता, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम दिन है आज केजरीवाल सरकार के लिए। बेहद चुनौतियां उनके सामने है। 700 लीटर पानी मुफ्त दिल्ली वालों को देने की योजना पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी पहुंच चुके हैं और एक औपचारिक ऐलान की उम्मीद की जा रही है। और इस बीच दिल्ली सचिवालय में मीडिया पर बैन लगाए जाने के बाद मीडिया कर्मियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका विरोध किया। उसके बाद सचिवालय से मीडिया कवरेज पर पाबंदी हटा ली गई। मनीष सिसोदिया को भी पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन मनीष भी पत्रकारों के सवालों से बचकर चल दिए। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की जो नई सरकार बनी है उसके नेता किस तरह से पत्रकारों के सवालों से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार का। सचिवालय से जुड़ गए हैं मधुरेंद्र, तमाम विरोध हुआ, मीडिया का पूरी तरह से सहारा लिया और कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है आपका, आम आदमी पार्टी का, और बहुत अच्छे से वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब सरकार बन गई तो उसके बाद पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी, जब विरोध हुआ, आलोचना हुई तो पाबंदी हटा ली। अभी क्या देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल चलिए मधुरेंद्र, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो दिल्ली सचिवालय से जो मीडिया कवरेज का जो बैन लगा था वो हटा लिया गया है और पूरा दिन जो ड्रामा चला वो सिलसिलेवार आपको दिखाना चाहेंगे हम ग्राफिक्स के जरिए। कि पहले दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री ही बैन कर दी गई, वहां पर कवरेज को पूरी तरह से रोक दिया गया। और उसके बाद जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाही तो वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनकी बोलती बंद हो गई कि आखिर क्यों, क्या कारण था कि मीडिया को सचिवालय में आने से रोका जाए, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद कहीं जाकर जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस बैन को वापस ले लिया। क्या कहा सत्येंद्र जैन ने, क्या हुआ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ऐसा है, मैं आप लोगों से फिर से क्षमा मांगता हूं। तो प्लीज करते नजर आए, माफी मांगते नजर आए और अपनी गलती का जब एहसास हुआ आम आदमी पार्टी को तो उन्होंने इस बैन को वापस ले लिया। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार जो है उसकी बात करते हैं, जो
जनता दरबार सचिवालय में ही लगा करेगा। सचिवालय के गेट नंबर 4 पर केजरीवाल आगे से जनता दरबार लगाया करेंगे। लोगों की भारी भीड़ जुटने को लेकर यह फैसला किया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल अब तक अपने घर कौशांबी में ही लोगों की गुहार और उनकी फरियाद सुना करते थे, लेकिन अब वो लोगों से दिल्ली सचिवालय पर ही मिला करेंगे। यह फैसला आज ही आया है और सचिवालय का जो गेट नंबर 4 है वहां पर जनता दरबार लगा करेगा, जहां पर जनता, आम आदमी वहां पर आ सकते हैं और अपनी फरियाद, अपनी गुहार, अपनी परेशानी दिल्ली सरकार के सामने रख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। दिल्ली सचिवालय का सचिवालय का गेट नंबर 4 आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हालांकि व्यवस्था कैसे बनाई जाए ये एक चुनौती होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जाट समाज को आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसको लेकर यादव समाज मोर्चे पर है। आज गाजियाबाद के कौशांबी में यादव समाज ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और केजरीवाल से दिल्ली में आरक्षण पर अलग से स्कीम लाने की मांग की है। इन लोगों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। विरोध कर रहे लोगों ने केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन उन्होंने किया। अन्ना आंदोलन के अंदाज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी बैंड बाजे के साथ वंदे मातरम का गीत गाया और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की शपथ ली। इसके अलावा एनएसयूआई ने लोकपाल बिल पास कराने के लिए केंद्र सरकार और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना है कि अगर युवा जाग जाए तो देश में भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट सकता है। उधर केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस मेट्रो मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी। आज से इस रूट पर ट्रायल रन शुरू हो गया है। ये लाइन मंडी हाउस स्टेशन पर द्वारका वैशाली नोएडा लाइन पर जुड़ेगी। इस रूट पर मेट्रो शुरू होने से राजीव चौक पर यात्रियों की भीड़ में कमी आएगी। मेट्रो विस्तार के 3rd फेज के तहत केंद्रीय सचिवालय से कश्मीरी गेट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन मंडी हाउस तक बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब बात हरियाणा से। एक बार फिर हरियाणा पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। हरियाणा के सोनीपत में राई थाना प्रभारी सुल्तान सिंह प्रमोशन उनका हुआ और वो डीएसपी बन गए। इस पर थाने में डांस कार्यक्रम रखा गया। प्रमोशन की खुशी के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए और जमकर थाने में ठुमके लगाए गए। थाने में महिला डांसरों ने नाच गाने का प्रदर्शन किया और इसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस सफाई भी देती नजर आई। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जैसे ही थाने में इस तरीके के डांस की सूचना मिली, तुरंत इसको बंद करवाया गया। अगली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो 100 से ज्यादा घरों में डकैती कर चुका है। अगली खबर यूपी के इलाहाबाद से, जहां विंटेज कारों की रैली निकाली गई। इसमें गुजरे जमाने की कारों ने हिस्सा लिया। कई कारें तो 80 साल तक पुरानी थी, लेकिन इलाहाबाद की सड़कों पर जब ये रफ्तार भरने उतरी तो हर कोई इन्हें देखकर वाह वाह कर उठा। विंटेज कारों के मालिक भी इस रैली में शामिल होकर खासे खुश नजर आए। आखिर इसी बहाने उन्हें भी अपने विंटेज कारों को लोगों के बीच लाने का मौका मिला था। अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की। डरबन टेस्ट में टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी पारी में भारत के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि अभी टीम इंडिया के पास सिर्फ 7 रनों की ही बढ़त है। 5 दिन लंच तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 173 रन है। अजिंक्य रहाणे 50 रन बनाकर नाबाद हैं। अब भारत को 13 रन की लीड मिल चुकी है, 11 रन माफ कीजिए। और दूसरे छोर से जहीर खान 2 रन पर खेल रहे हैं, जबकि मैच में अभी भी 2 सेशन और निर्धारित 66 ओवर का खेल बचा हुआ है। इससे पहले 2 विकेट पर 68 से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम को आज पहली ही गेंद पर कोहली के रूप में पहला झटका लग गया और उसके बाद विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। भारत की ओर से सिर्फ अजिंक्य रहाणे ही थोड़ा दम दिखा पाए, जो अब भी अर्धशतक बनाकर नाबाद हैं। तो भारत के लिए डरबन का मैच बचा पाना यहां मुश्किल होता नजर आ रहा है। निर्धारित 66 ओवर का भी खेल बाकी है, 2 सेशन खेले जाने बाकी हैं। 7 विकेट भारत के गिर चुके हैं और अजिंक्य रहाणे के अलावा जहीर खान और जो पुछल्ले बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है, अब उन पर यह जिम्मेदारी है कि किसी तरह से वो मैच को ड्रॉ करा लें।
हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। पद्मपति जी, क्या लगता है मैच बच जाएगा? बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, लड़ाई जारी है और एक बल्लेबाज अकेला एक सेना के रूप में संघर्ष कर रहा है, उसका नाम है अजिंक्य रहाणे। लेकिन बात कि हमारे सारे बल्लेबाजों ने जो सोचना चाहिए रहा, जिस तरह की परिस्थितियां थी उसके मुताबिक किसी ने भी बल्लेबाजी नहीं की और लोअर ऑर्डर ने तो इस कदर निराश किया है कि यूँ लग रहा था जैसे कि कोई पिकनिक मनाने आए हैं। इतनी क्रंच सिचुएशन थी, इतनी जटिल परिस्थितियां थी कि वहां पर आपको विकेट पर खड़े रहने की जरूरत थी। तो अनाप शनाप स्ट्रोक भी लगाए गए और शुरू में स्टेन ने दिखाया कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। जिस तरह से उन्होंने पुजारा को बोल्ड मारा है वो वाकई में गेंद देखने वाली थी। हालांकि यह कहा जा सकता है कि विराट कोहली एक गलत निर्णय के शिकार हुए, उनके शोल्डर में गेंद लगी थी। लेकिन कुल मिला के अगर हम भारतीय बल्लेबाजी को देखें तो भारतीय बल्लेबाजी ने निराश नहीं किया है, अपमानित किया है अपने पूरी प्रतिष्ठा को। यहां ना सिर्फ बल्लेबाजों ने बल्कि लगता है गेंदबाजों ने भी अपमानित कर दिया, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार 500 का स्कोर खड़ा कर दिया और लगभग 150 ओवर तक तो गेंद भी नहीं बदली गई। तो कहीं लगता है आपको रणनीति में भी कहीं ना कहीं कमी रही है भारत की तरफ से? बहुत सही कहा आपने। गेंदबाजी तो देखिए हमारी शुरू से ही कमजोर थी, उसकी क्षतिपूर्ति हमारी बल्लेबाजी करती रही है, वो कंपनसेट करती रही है। लेकिन वो बल्लेबाजी नाकाम रही और सच्चाई तो ये है कि आपने बहुत सही कहा कि हमारे गेंदबाज इस कदर गेंदबाजी इन लोगों ने की कि 500 रन बना के ले गए ऐसे विकेट पर जहां 3 विकेट 113 रन पर गिर गए थे। आप ये सोचिए कि वहां 500 गए तो और हमारे कप्तान साहब ने 146 ओवर तक पुरानी गेंदों से अटैक करवाया है। आपको विकेट कहां से मिलेंगे? ये सब सोचने की बात है, विचार करने की जरूरत है कि किसके लिए खेला जा रहा था, क्यों इस तरह की गलतियां की गई। और कप्तान को भी अपने को दिखाना होगा कि वो सब कॉन्टिनेंट के बाहर क्या उसी तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, चाहे इंग्लैंड और या दक्षिण अफ्रीका, हमारे कप्तान साहब के जो हेलीकॉप्टर शॉट हैं यहां बीच में पकड़े जाते हैं, छक्के नहीं लगते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तो लग रहा है कि सारी रणनीति फेल हो गई ना, हेलीकॉप्टर शॉट उनके लग रहे हैं ना, कोई रणनीति उनकी काम आ रही है। बल्लेबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, सब जगह लग रहा है फेल हो गए बुरी तरीके से हम लोग। क्या वाकई में आप वनडे में नंबर 1 रैंकिंग है, टेस्ट में हम पछाड़ने की बात कर रहे थे, अभी रैंकिंग में ऊपर आने की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है ये वही टीम है जो इतना अच्छा प्रदर्शन करके वाह भाई लूट रही थी? नहीं, आप देखिए कि पहला टेस्ट मैच हम किस तरह जीत रहे थे, 4 दिनों तक हमारा किस तरह से राज्य रहा। लेकिन आखिरी दिन सोचिए ये गनीमत है कि वो ड्रॉ हो गया, अदरवाइज तो हम तो हार रहे थे। 3 ओवर में 17 रन बनाने थे, 3 विकेट उनके पास थे, वो नहीं बनाए, ये गनीमत थी। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें कि ये सीरीज जिसे हमें आराम से 1-0 से जीत लेना चाहिए था कम से कम, वो सीरीज अब हम गंवाने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये एक अजिंक्य रहाणे एक अकेले सिपाही से देखने वाली बात होगी कितने दिन कितनी देरी तक वो इस संघर्ष को जारी रख सकते हैं। गौरव जी, पद्मपति शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मैच बचाना बेहद मुश्किल है, उम्मीद यही है कि किसी तरह से जीत तो छोड़ दीजिए, किसी तरह से मैच ड्रॉ कर लें। लेकिन चलिए बात करते हैं एक अच्छी खबर की। यह खबर नोएडा से आई है। एक पंचायत ने दहेज की रकम तय कर दी है। यह रकम इतनी कम है कि अब दहेज की वजह से कोई शादी नहीं रुकेगी। चलिए खबर दिखाने के साथ साथ हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, इसीलिए पेश है आज का सवाल। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है तो टाइप करें NN स्पेस वोट स्पेस Y। अगर जवाब ना है तो लिखें NN स्पेस वोट स्पेस N और भेज दें इसे 53636 पर, यानी 53636 पर। आपका जवाब हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं www.newsnation.in। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और छोड़े जाते हैं आपको आपके शहर के मौसम के हाल के साथ। आइए आपको मिलवाते हैं लुधियाना के आनंद आर्नोल्ड से। आनंद अपने पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन हौसला ऐसा कि 11 बार मिस्टर पंजाब रहे और 3 बार मिस्टर इंडिया चुने गए। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली मेट्रो आतंकियों के निशाने पर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेट्रो सिक्योरिटी को अलर्ट भेजकर कहा है कि कुछ आतंकी संगठन 10 जनवरी तक मेट्रो में 26/11 जैसा आतंकी हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन पर संदिग्ध मुसाफिरों से पूछताछ और सामान की तलाशी तेज कर दी गई है।
आधी रात से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम इंसान पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। ऐसे में कोई क्या कमाए और क्या खाए। चलिए अगली खबर सूरत से, जहां पर हीरे के ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सूरत में ताजमहल की रेप्लिका बनाई गई है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों की भीड़ वहां पहुंच रही है। सूरत में आयोजित स्पार्कल एग्जीबिशन में इस 8 फीट ऊंचे ताजमहल को बनाने में सोने, चांदी और हीरों का इस्तेमाल किया गया है। इस ताजमहल को तलाशने में 50,000 यूरोपियन हीरे लगे हैं। ताज के बाकी के हिस्से 20 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से इसे बनाया गया है। सभी की झोली खुशियों से भरने वाले साईं बाबा की झोली भक्तों ने चढ़ावे से भर दी है। नए साल के मौके पर शिरडी आए साईं भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया तो बाबा का खजाने का रिकॉर्ड बढ़ गया। चलिए अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखने के बाद आप कहेंगे खबर अच्छी है। यह खबर जयपुर से है। आपने बड़े परिवारों के किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मां से मिलवाएंगे जो 98 औलादों का लालन पालन कर रही है। एक ऐसी मां जो इलाके के लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। चलिए कुछ एक और ऐसी खबर का रुख करते हैं। अंगदान कीजिए और जिंदगी भर फ्री इलाज पाइए। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज ने की है। इस स्कीम की हर खासियत जाननी है तो देखिए ये रिपोर्ट।